हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ AK मौर्य और आप देख रहे हैं GCA ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थियों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के बारे में पढ़ना था, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम दिए थे। और इस टॉपिक में आज हम लोग इसका एंडिंग कर देंगे। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग काफ़ी अच्छा से इसको पढ़े हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी के साथ इस वीडियो को और भी आगे तक लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि जल्दी से ही हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करना शुरू कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो आज हम लोग को पढ़ना है जूल का नियम, यानी जूल का जो हीटिंग इफेक्ट के लिए नियम था, और नियम क्या था तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो इसके पहले दिन हम लोग पढ़े थे जो इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, वह जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के टक्कर के साथ बढ़ जाती है, और वही काइनेटिक एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम लोग उसमें प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रभाव में जो जूल का नियम था, वो नियम क्या था, तो जूल ने जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव था उससे संबंधित नियम दिया था, जिसे हम जूल का नियम कहते हैं। और ये जो नियम था ये किसके लिए था, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो करंट का हीट इफेक्ट था उसके लिए था। रूल क्या था, सबसे पहला जो रूल था लिखा था, किसी धारावाहिक चालक तार से, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर हो, तो जो उसका ऊष्मा होता है वो जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। यानी द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डेट इज, अगर मान लीजिए कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है H, तो क्या हो जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, यानी जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे लिखा है वेयर R एंड T इज़ कांस्टेंट, यानी जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को क्या किया गया है, कांस्टेंट रखा गया, सॉरी टाइम को और प्रतिरोध, टेम्परेचर और प्रतिरोध को। उसके बाद रूल नंबर 2 है, किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ वायर। यानी जो इस धारा ये जो धारा होती है और इस धारा में प्रवाहित होने के कारण जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, तो जो उसका प्रतिरोध होता है वह हीट इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा उसमें प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी जो इसका हीट होगा वो रेसिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिखा है वेयर I एंड T इज़ कांस्टेंट, यानी जहाँ पे हम क्या करेंगे I को और T को कांस्टेंट रखेंगे, यानी T मीन्स टाइम। तो जो यहाँ पे समय है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो I होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, केवल रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बाकी दोनों क्वांटिटी होती है उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इसके बाद है किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है। यानी जो उसमें जो टाइम लगता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, यानी चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है तो जो उसमें टाइम लगता है वो टाइम इसके समानुपाती होता है। यानी जो भी इसमें हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट प्रोड्यूस के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिख सकते हैं द हीट प्रोड्यूस कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जो टाइम होती है वो हीट प्रोड्यूस के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और कम समय तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा देर तक प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम जब तीनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं, यानी पहला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब तीनों को एक साथ लिखते हैं
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, यानी जो आपका I है वो धारा है, R है वो रेसिस्टेंस है, और जो T है वो टाइम है। तो लिख सकते हैं S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, वेयर I एंड R, वेयर I इज द करेंट, R इज द resistance of the conductor and T is the time interval the flow charge from one end to another end. Then we grouping of three equation first, second and third, then we get H is equals to K is equals to I square RT, where K is the constant which is value is equals to 1, that is H is equals to I स्क्वायर आर टी। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू आया है H बराबर आया है I स्क्वायर आर टी। तो किसी भी चालक के अंदर, किसी भी कंडक्टर्स के अंदर जो हीट का प्रोड्यूस होता है वो होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी। दिस इज द रूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो प्रकाश के जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव है उसका जो नियम होता है उसके लिए हीट प्रोड्यूस होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी, जहाँ पे H है हीट और I है धारा और R है प्रतिरोध और T है टाइम। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन रेसिस्टेंस। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। जो कार्बन प्रतिरोध होता है ये रेडियो डिवाइस, टीवी डिवाइस, बहुत ऐसे डिवाइस हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का होता है, जिसमें अलग ऊपर से अलग अलग तरह की कोडिंग होती है, इसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं और इस रंगों का मतलब होता है कि कौन सा रंग है तो उसका क्या वैल्यू है, दूसरा रंग है तो उसका क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे रेड, ब्लू, येलो और गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, ये सब का अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। वैसा प्रतिरोध जो कार्बन का बना होता है, क्योंकि कार्बन के नाम से ही ये प्रसिद्ध है तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि वैसा प्रतिरोध जो कार्बन का बना होता है तथा जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसकी जो रेसिस्टेंस पावर होती है, रेसिस्टेंस कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बन रेसिस्टेंस। वैसा प्रतिरोध जो कार्बन का बना होता है उसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध का क्षमता यानी जो इसका रेंज होती है, कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होता है तथा इसका आकार छोटा होता है, यानी छोटे में बहुत ज़्यादा पावर, यानी गागर में सागर का काम करता है। तो इस तरह से ये जो छोटी सी डिवाइस होती है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध, तथा इसका जो आकार होता है वो सिलिंड्रिकल होता है तथा इसका उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है, यानी अभी जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है या विद्युतीय यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। चार्जर जैसे हो गया, बैटरी चार्जर, मोबाइल चार्जर, इस तरह के जो भी डिवाइस है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये किस तरह का होता है तो देखिए इसका जो सिंबल होता है इस तरह का होता है। ये देखिए ये सिलिंड्रिकल है और यहाँ पे ये है रेड और ये है ब्लू, यहाँ पे अलग अलग कलर है और उसकी अलग अलग कोडिंग है। देखा है कार्बन प्रतिरोध में 4 सकेंद्रीय वलय होते हैं। वलय का मतलब होता है सिलिंड्रिकल और वो गोला तरह का होता है, ठीक है, रिंग जिसको बोलते हैं, तथा जिसका अलग अलग मान होता है या जिसका अलग अलग वैल्यू होता है तथा इसको सूचित करने के लिए रंग कोड यानी कलर कोड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इधर से अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं तो A, B, C और D, यहाँ पे 4 कलर्स हैं और चारों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये कार्बन रेसिस्टेंस है उसको पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट फॉर कार्बन रेसिस्टेंस, यानी कार्बन रेसिस्टेंस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उसको हम लोग जान लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले है प्रथम 2 पट्टियाँ, यानी जो पहला और ये जो दोनों वलय हैं ये क्या करता है, प्रतिरोध ओम का सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक को सूचित करता है। जैसे
ए और बी है तो ये 0 से 1 2 3 4 इस तरह की जो ये नंबर होती है उसको हम लोग लिखते हैं। यानी ये होगा, जैसे रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सबका अलग अलग नंबर है। जैसे पहला में क्या लिखा है, बी है यानी ब्लैक, और यहाँ पे ब्राउन है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, इस तरह का अलग अलग इसका कोड है। तो सबसे पहले इसको हम लोग अंक बोलेंगे, तो ये कौन सा अंक होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं। तो ये आपका हो गया अंक, यानी पहला जो दो पट्टी होगा वह क्या चीज़ का होगा, तो यह सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरा पट्टी सी, ये गुणांक को सूचित करता है। गुणांक बोले तो इसका जो अलग अलग कलर है इसका अलग अलग गुणांक होता है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है काला, तो काला का क्या आ जाएगा 10 के पावर 0, भूरा 10 के पावर 1, अगर लाल होगा तो 10 के पावर 2, यानी इस तरह से इसका कोडिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से 10 के पावर 9 तक हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से तीसरा देखिए, तीसरा पट्टी डी प्रतिरोध का प्रतिशत मान बताता है जिसको टॉलरेंस कहा जाता है। यानी देखिए यहाँ पे जो पट्टी डी है, पहला दो को क्या करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर को, सी नंबर क्या करेगा, गुणांक को, और जो डी नंबर है ये किसको डिनोट करेगा, तो ये डिनोट करेगा परसेंटेज को, जिसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। यानी जो इसका रेसिस्टेंस परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे इसको टॉलरेंस कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए आप, नीचे है सोना, यानी सोने का जो रंग होता है उसके लिए 5% लिखेंगे। जो चांदी का रंग होगा वो 10% प्लस माइनस 10% होगा। जो रुपहली होगा, जिसको सोना बोलते हैं, सॉरी रुपहली ये कलर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 25% होता है लगभग। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसका परसेंटेज को लिखेंगे। तो सबसे पहले ये कलर को देखते हैं और इसको याद करने का तरीका भी हम लोग जान सकते हैं। सबसे है BBROI, 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 GBVG और W, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, BBROI ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे हम लिख देते हैं BBROI ऑफ, ओ से ऑफ, ग्रेट ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, भी से वेरी और जी से गुड, वेरी गुड, और W से वाइफ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार इसको अच्छा से देख के लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए, काला होगा तो 0 होगा उसका अंक, भूरा होगा तो 1, लाल होगा तो यहाँ पे इसका लिखा गया है। तो नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का, इस साल बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था कि रेड कलर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद से ये क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो आपका कोफिशिएंट काला होगा तो 10 के पावर 0, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सफ़ेद का 10 के पावर 9 का। इसका इधर टॉलरेंस, इसका सबका 0 होता है, टॉलरेंस नहीं होता है। इसका होगा सोना का 5% और चांदी का 25% और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सॉरी, इसका 10% और इसका 25%। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है नीला, लाल, पीला और चांदी। तो सबसे पहले देखेंगे नीला के लिए क्या होता है। तो नीला का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो 6, रेड के लिए कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और इसका कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट होगा किसका, येलो का। तो येलो का कोफिशिएंट कितना होगा 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर 4।
अच्छा, उसके बाद से यहाँ पे चांदी है, तो चांदी के लिए क्या लिखेंगे, ±10%। तो इसका हो जाएगा ±10%। अब रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए दोनों है उसको एक साथ लिखते हैं, तो एक कैपेसिटी इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा हो जाएगा 62, और जो ये 10⁴ है इसको गुणांक लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 62 × 10⁴, और यहाँ पे ±10% या ±10%। तो इस तरह से ये जो छोटा सा रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू इतना ओम में होता है, यानी इसका रेसिस्टेंस इतना ओम होगा। ठीक है, और है एक कार्बन प्रतिरोध के प्रथम 2 पट्टियों हरा और लाल तथा तीसरी पट्टी पीला और चौथी पट्टी रुपहली है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, पहला है 2 पट्टी हरा और लाल है, तो हरा के लिए कितना होता है, हरा के लिए होता है 5 और लाल के लिए होता है 2, तो हो जाएगा 5 और 2। ठीक है, तीसरा जो पट्टी हो क्या है, पीला है, येलो है, तो येलो का कितना हो जाएगा, येलो का हो जाएगा 10⁴, तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁴। उसके बाद से क्या है, चौथा पट्टी लास्ट वाला है ये रुपहली, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10%। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन रेसिस्टेंस है। एक बार फिर से सब भी हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में 4 गो पट्टी होता है और ये कार्बन का बना होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका उपयोग करते हैं और ये विद्युतीय परिपथ में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, आकार बहुत छोटा होता है, जो आकार होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। अच्छा, इसमें 4 जो पट्टी होता है, पहला जो 2 पट्टी होता है वो सिग्निफिकेंट कहलाता है, जिसको 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं। तीसरा जो पट्टी होता है उसको गुणांक कहते हैं, जो 10⁻0 से लेकर 10⁻9 तक होता है। जो चौथा पट्टी होता है उसको टॉलरेंस कहा जाता है, जिसको परसेंटेज में लिखते हैं। यहाँ पे 0%, 10% और 25%। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें का ये है एमीटर। तो हम लोग अब एमीटर के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं एमीटर के बारे में। तो देखिए जो एमीटर होता है एक विद्युतीय यंत्र होता है, जिसमें विद्युतीय परिपथ में बहने वाली जो भी धारा होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है उसकी दिशा को ज्ञात किया जाता है। और इस उपकरण को या इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। इसको विद्युतीय परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है जिधर से एक के बाद एक करके जोड़ते हैं। जैसे ट्रेन का डिब्बा होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो उसी तरह से इसको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम लोग। तो ये सर्किट है और सर्किट के अंदर यहाँ पे एक एमीटर को लिख दिया गया है। एमीटर को गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी मात्रा का प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे एमीटर में क्या होता है, एमीटर गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे जो एमीटर है, इस एमीटर में क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगा देंगे, तो किस में बदल जाएगा, गैल्वेनोमीटर में बदल जाएगा। और ये जो रेसिस्टेंस लगाएंगे वह एमीटर के किस क्रम में, तो इसके समानांतर क्रम में। ठीक है, एमीटर को छोटा प्रतिरोध लगाने पर प्रतिरोध शंट का काम करता है। यानी जो शंट होता है वह शंट का काम करता है। शंट का मतलब होता है यहाँ पे कुछ उसके कार्य होते हैं, इससे हम लोग समझेंगे कि शंट क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है गैल्वेमीटर का जो इक्विवेलेंट होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, लगभग इसकी प्रतिरोध जो होती है नगण्य हो जाती है, और इसकी जो सुग्राहिता होती है, यानी जो इसकी सेंसेबल होती है, यानी जो सेंस करने की क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है कि विद्युतीय धारा का कुछ ही अंश, यानी जो बहुत ही छोटा मात्रा में जो एमीटर से होकर के बहता है, जिसको एमीटर की कुंडली गर्म नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ही कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
एमीटर बनाते समय इसे भीतर से शंट कर दिया जाता है, इसलिए ताकि जब ये छोटा सा प्रतिरोध होगा तो उसमें जो धारा का मान होगा उसको कम अपनी ओर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसके बाद से ये जो बनाया गया है यहाँ पे देखिए यही है, करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे आई धारा आ रहा है। तो इस तरह की जो ये है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग छोड़ दिए थे जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, गतिशीलता, जिसको मोबाइलिटी हम लोग बोलते हैं। मोबाइलिटी क्या है, किसी चालक के अंदर अनुगमन वेग का परिमाण तथा प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। यानी जो यहाँ पे चालक होती है, उस चालक के अंदर जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वह प्रति यूनिट एरिया से जो भी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, तो जो उसकी अनुपात आती है यानी जो उसका रेशियो आता है उसी को हम लोग मोबाइलिटी बोलते हैं। और इसको इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। किसी चालक के अंदर यदि अनुगमन वेग dv यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तथा उसका क्षेत्र अगर e हो तो जो मोबाइलिटी का फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन e। तथा विद्युतीय क्षेत्र अगर E हो, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, तो हो जाएगा dv अपॉन e। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू, E का वैल्यू हम लोग लिखते हैं v बाई m, यानी हो जाएगा मीटर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं म्यू बराबर I अपॉन एन ई इंटू ए। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, यानी जो रेसिस्टिविटी होती है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो ये अल्फ़ा होता है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका वैल्यू होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, या इसको जो डेल्टा आर है इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इंटू आर नॉट। तो ये इसका फार्मूला होता है। इस तरह से हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है आज के इस लेक्चर के साथ ख़त्म होता है। तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।